बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब वह बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन उसका पड़ोसी और दोस्त मोहन हमेशा उसके साथ रहता था। दोनों रोज साथ में जंगल जाते थे। सुबह से शाम तक लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना, यही उनकी जिंदगी थी। अरे विक्रम, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सिर दर्द कर रहा है और हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची। तो क्या हुआ? थोड़ी देर आराम कर ले, बाद में लकड़ी काट लेना। लेकिन विक्रम, आज मुझ में काम करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और अगर लकड़ी काटकर बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को घर पर खाना नहीं बन पाएगा। आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? मैं तेरे लिए लकड़ी काटूंगा। तू मेरा दोस्त है। पर विक्रम, तू तो बहुत ज्यादा थक जाएगा। तुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। मोहन, मैं इन कठिन परिस्थितियों में तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। थकान होना तो हमारे लिए रोज की बात है। इतना कहकर विक्रम लकड़ियां काटने लगता है और मोहन एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगता है। अरे विक्रम, तू कितना भोला है। देख, मैंने कैसे तबीयत खराब होने का नाटक करके अपने हिस्से का काम भी तुझसे करवा लिया। अब मैं आराम से बैठता हूं। वैसे भी मेरे लिए लकड़ी तू काट ही देगा। आज विक्रम ने दोनों के लिए लकड़ी काटी। अब सूरज ढलने ही वाला था। विक्रम ने दोनों के लिए लकड़ी के गट्ठर बांध दिए। मोहन, ये लो, दोनों गट्ठर तैयार हैं। जल्दी से उठा लो, घर चलना है वरना अंधेरा हो जाएगा। विक्रम, तू मेरा मित्र नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है। तू हर मुसीबत में मेरा साथ देता है। दोनों सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़े। विक्रम थका हुआ था, लेकिन मन से संतुष्ट था, जबकि मोहन अंदर से चालाकी कर रहा था। बाजार में लकड़ी बेचकर दोनों अपने अपने घर की ओर लौटने लगे। मोहन के घर के बाहर उसकी माँ कमला दोनों का इंतजार कर रही थी। प्रणाम काकी, कैसी हो? आ गए बेटा, आज तो बहुत देर कर दी। सब ठीक तो है? हाँ माँ, आज जंगल में ज्यादा काम था। और विक्रम, तुम खाना हमारे घर पर ही खाकर जाना। अरे नहीं मोहन भाई, खाना रहने दो। मैं घर जाकर अपना काम संभालता हूँ। पूरा घर दिन भर सूना रहता है। मुझे घर के कुछ काम भी करने हैं। तुम्हारे यहाँ फिर कभी समय मिलेगा तो आकर खाना खा लूंगा। अरे विक्रम, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं अभी गोरी से बोलता हूँ, वो जल्द ही खाना तैयार कर देगी। और अगर खाना नहीं भी खाओ तो कम से कम पानी तो पीकर जाना। ठीक है मोहन, तुम पानी लेकर आओ। तब तक काकी और मैं यहीं बैठते हैं। इतना कहकर मोहन पानी लेने चला जाता है। और बताओ विक्रम बेटा, कैसा रहा आज का दिन? अरे काकी, क्या बताऊं, आज तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए लकड़ियां जल्दी बिक गईं। ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती है। कब तक ऐसे जंगल में मेहनत करता रहेगा? तेरे पास खुद के खेत हैं, उनमें खेती क्यों नहीं कर लेता? जंगल जाने में बहुत ज्यादा खतरा रहता है। काकी, मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन अब आप ही बताइए, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? ना मेरी कोई बीवी है, ना बच्चे। अगर खेती करूंगा तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अभी जो है वही ठीक है। दिन भर लकड़ी काटता हूँ और शाम को पेट भर खाना मिल जाता है। मेरे लिए तो यही काफी है। बेटा विक्रम, जिंदगी में इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके दिल में सच्चाई और मेहनत है तो भगवान हमेशा उसके साथ रहता है। तू चाहे जो भी काम करे, लेकिन हमेशा खुश रहना और अपनी सच्चाई कभी मत छोड़ना। काकी, आपके ये शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा हैं। मेरे पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बस आप ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इतने में मोहन पानी लेकर आता है। लो विक्रम, पानी पी लो।
आज तुमने बहुत मेहनत की है। सच में तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। आज मैं तेरे काम आया, कल तू मेरे काम आएगा। यही तो सच्ची दोस्ती है। पानी पीने के बाद विक्रम अपने घर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, आज का दिन तो बहुत कठिन था। शरीर का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मन तो कर रहा है कि सीधे सो जाऊं, लेकिन बिना खाना खाए कैसे सो सकता हूं। चलो पहले थोड़ा खाना बना लेता हूं, फिर आराम करूंगा। विक्रम बड़ी मेहनत से खाना बनाता है। थोड़ी ही देर में रोटी और सब्जी तैयार हो जाती है। वह खाना खाकर संतुष्टि के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम अपने घर के बाहर बैठा मोहन का इंतजार कर रहा था। तभी वहां भोला राम आता है। अरे विक्रम, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जमींदार जी ने तुम्हें याद किया है। उन्होंने खास तौर पर मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बुला कर लाऊं। जमींदार जी ने मुझे? लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है? उन्होंने तो आज तक कभी मुझे नहीं बुलाया। अरे भाई, बड़े लोगों के काम बड़े ही होते हैं। उन्होंने कहा है तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। अब चलना है या नहीं ये तुम्हें तय करना है। मैंने तो अपना काम कर दिया। विक्रम थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन बिना कोई सवाल किए भोला राम के साथ जमींदार के घर की ओर चल पड़ता है। गांव का जमींदार बाहर से जितना सीधा और ईमानदार दिखता था, अंदर से उतना ही चालाक और लालची था। वह बड़ी सफाई से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीनें अपने नाम करवा लेता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। आओ विक्रम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बहुत मेहनती हो और अच्छी लकड़ी लाते हो। देखो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। आज से तुम अपनी सारी लकड़ियां मेरे घर लेकर आओ। मैं तुम्हें बाजार से पूरे दुगने पैसे दूंगा और समय पर दूंगा। जमींदार जी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। इतने अच्छे दाम मिलेंगे तो मेरी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि आज से रोज आपके घर ही लकड़ी लेकर आऊंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। बस उसी दिन से विक्रम हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। दिन भर खड़ी मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम होते ही उन्हें जमींदार की हवेली पर पहुंचाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक पूरे गांव में हड़कंप मच गया। खबर फैल गई कि जमींदार की पत्नी के कीमती सोने के गहने चोरी हो गए हैं। इस गंभीर मामले को लेकर गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। मुखिया जी, कल रात मेरे घर से मेरी पत्नी के कीमती गहने चोरी हो गए हैं और मुझे पूरा शक है कि ये काम विक्रम ने किया है। वो रोज शाम को मेरे घर लकड़ी देने आता है, घर के अंदर तक जाता है। ऐसे में उसके अलावा और कौन हो सकता है? जमींदार जी, केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गांव की पंचायत हमेशा सच्चाई के आधार पर ही फैसला करती है। पहले पूरी सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। विक्रम, तुम क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने रोज की तरह कल भी लकड़ियां दी और फिर अपने घर लौट आया। मुझे जमींदार जी की पत्नी के गहनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं एक गरीब इंसान जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ। मुखिया जी, मुझे जिस पर शक था मैंने उसका नाम आपके सामने रख दिया है। अब आगे क्या करना है ये पंचायत तय करेगी। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें पूरी जांच करनी होगी। सबसे पहले विक्रम के घर की तलाशी ली जाएगी। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो विक्रम निर्दोष साबित होगा, लेकिन अगर गहनी उसके घर से मिले तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुखिया जी के आदेश पर 2 लोग विक्रम के साथ उसके घर की ओर निकल पड़े। चौपाल पर बैठे सभी लोग चिंता और संदेह में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ समय बाद
वे लोग वापस लौटे। उनके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। मुखिया जी, इस पोटली में जमींदार जी की पत्नी के गहने हैं। ये हमें विक्रम के घर से मिले हैं। उसने इन्हें अपने गद्दे के नीचे एक मटके के अंदर छिपा कर रखा था। इतना सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग विक्रम को हैरानी और शक भरी नजरों से देखने लगे। जिस विक्रम को अब तक सब ईमानदार मानते थे, आज वही सबकी नजरों में चोर बन चुका था। देख लिया मुखिया जी, आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस विक्रम पर शक है और अब तो सबूत भी आपके सामने हैं। 2 हार चोरी हुए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही मिला है। इसका मतलब साफ है, दूसरा हार इसने कहीं बेच दिया है ताकि अपने गुनाह को छिपा सके। गरीबी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है, ये आज पूरे गांव ने देख लिया। विक्रम, हालात अब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे घर से गहने मिले हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सच्चाई सिर्फ तुम ही बता सकते हो। बताओ, ये गहने तुम्हारे घर में कैसे आए? और जो दूसरा हार गायब है, वो कहाँ है? मुखिया जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। मुझे इन गहनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने ना तो इन्हें देखा था और ना ही कभी छूने की सोची। भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूँ। ये गहने मेरे घर कैसे पहुँचे, ये मेरे लिए भी एक पहेली है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। कृपया मेरा यकीन कीजिए, मुझे चोर मत बनाइए। जमींदार जी, आपने अपनी बात रख दी है। अब आप ही बताइए, इस मामले में आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? मुखिया जी, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपना नुकसान पूरा करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी के कीमती गहने चोरी हुए हैं। उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर विक्रम अपनी जमीन मुझे दे दे तो मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। जमींदार की ये बात सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। वो जमीन मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। उस मिट्टी में मेरी यादें हैं, मेरे बचपन की परछाइयां हैं। अगर वो भी मुझसे छिन गई तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। भगवान के लिए मेरा यकीन कीजिए। मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाइए। विक्रम, पंचायत भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलती है। और इस समय सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन बिना सबूत के पंचायत अपना फैसला नहीं बदल सकती। इसलिए पंचायत ये निर्णय सुनाती है कि आज से तुम्हारी जमीन जमींदार जी के नाम की जाती है। बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। विक्रम की दुनिया, जो अब तक किसी तरह टिकी हुई थी, वो पूरी तरह बिखर गई। उसकी जमीन चली गई, उसका सम्मान छिन गया और सबसे बड़ी बात, लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया। पंचायत खत्म होते ही लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, लेकिन विक्रम वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ, अकेला और बेबस। दूसरी तरफ जमींदार के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी चालाकी रंग ला चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर उसकी पत्नी शारदा बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। जमींदार अपने घर पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी चालाकी का एक ऐसा गवाह भी था जिसने पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी, और वही गवाह जल्द ही विक्रम की किस्मत बदलने वाला था। भाग 1 समाप्त। क्या विक्रम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानिए अगले भाग में।